मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच आज जामा मस्जिद मज़ार आप सामने देख ही रहे हैं। नवाज़ खान साहब की जंतर मंतर की ऑफिशियल परमिशन लेकर आया था, एप्लीकेशन दी डीसीपी ऑफिस से, लेकिन निरंतर सीआईडी और पुलिस वालों के कॉल आते रहे कि सर आप मत कीजिए, अगर आप करते तो हमारे ऊपर प्रेशर है। और जैसे कि मैंने अपने तमाम वीडियोज़ में मैं रेबल सदानंद पति अक्सर ये कहता आया हूँ कि मैं कायदे कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं नहीं चाहता कि हम कोई काम करें और उसका आगाज़ और उसका असर जो है वो किसी और के ऊपर आए। भाइयों और बहनों, हैशटैग सेव इंडिया ये कैंपेन मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि हिंदुस्तान को बचाऊँगा, मैं भारत की बात करूँगा, मैं भारत को बचाने की बात करता हूँ। बहुत लोगों ने धर्म और जाति के नाम पे बांटा है पिछले कोरोना काल में। आप इसके साक्ष्य हैं कि किस किस समुदाय को टारगेट किया गया और कितने गंदे तरीके से टारगेट किया गया है। लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, लोग अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर जाते हैं, मास्क नहीं है तो लोगों को पीटा गया, लोगों को फ्रैक्चर्स आए, शारीरिक चोट आई और इनके नेता मैच फिक्सिंग करते रहे। एमपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 2020 खेलते रहे। बहरहाल मैं एक बात बोलूँगा, मैं रेबल सदानंद पति यानी कि बागी श्रद्धानंद, मैंने कभी भी आज तक असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं किया और 9 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त मेरे संगठन में जुड़ चुके हैं सेव इंडिया कैंपेन के लिए। आपको बताते मुझे गर्व हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के 3 शहरों में और यूएस के 10 शहरों में मेरा कैंपेन सितंबर में स्टार्ट हो रहा है, जबकि ना मैं कोई पॉलिटिकल परिवार से हूँ, ना ही मैं कोई रईस का औलाद हूँ, एक साधारण मध्यम वर्ग परिवार से हूँ। और मैं बागी इसलिए बना, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने बगावत का आगाज़ करवा दिया। इन्होंने अपने जो भी नीति लागू की वो तमाम नीतियाँ फेल हैं। आज हमारे ऊपर दंड और ज़बरदस्ती के तरीके से हर चीज़ मनवाया जा रहा है। देश की जनता को बोला जा रहा है कि आप घर से बाहर ना निकलें। आज उत्तर प्रदेश में सैटरडे और संडे को कंप्लीट लॉकडाउन है। मुझे बात बताएं भाईजान, गर्मी के दिन है, दोपहर में कोई आता नहीं, शाम के लोग ही आते हैं। आप अगर सैटरडे संडे लॉकडाउन कर दोगे, 8 बजे के बाद मार्केट बंद कर दोगे, लोग अपना व्यापार कैसे चलाएंगे? 5 महीने से टूरिस्ट उद्योग बंद रहा, जो पार्लर इंडस्ट्री के जो महिलाएं काम करते हैं वो बंद रहे, मजदूर को आपने सड़क में मरवा दिया और में 25 लोग रोटी खाते हुए मरे। आपने कहा था सड़कों में गाड़ी नहीं चलेगी, वो कौन सा ट्रक था जिन्होंने 25 मजदूर मार दिए? अनगिनत मजदूरों की डेड बॉडी, अपने बच्चों की डेड बॉडी आप सड़क पे देख सकते हैं। एक ऐसा विचलित करने वाला वीडियो राजस्थान से आया जहां एक व्यक्ति कुत्ते के शव में से मांस निकाल के खा रहा था। ये आपके सामने आप यूट्यूब में देख सकते हैं, कोई मेरे बनाए हुए वीडियो तो है नहीं। भाइयों और बहनों, आज ये लोग जिस मुकाम पे चल रहे हैं, केंद्र की जो सरकार है, इन्होंने कहा था हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारे मुद्दे हैं, आर्टिकल 370 है, राम जन्मभूमि है, तो मैं आज आर्टिकल 370 से ही शुरू करता हूं मेरी यात्रा। सेव इंडिया फाउंडेशन, सेव इंडिया ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन मैं कश्मीर से शुरू कर रहा हूं। इन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, यही कहा था ना। और यूपी में लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। भाई आप कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ तो उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण पलायन करने के लिए तैयार हैं। पत्रकार मारे जा रहे हैं, जो भी पत्रकार प्रश्न उठा रहे हैं उनकी हत्या हो रही है। आपने अभी कुछ दिन पहले विकास दुबे का हत्याकांड देखा था। विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या करता है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का कठोर प्रशासन है। कहाँ का कठोर प्रशासन है? आज भारत में सबसे ज़्यादा क्राइम का जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। आज बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, 15 दिन में नया तैयार किया हुआ जो पुल है वो पानी में बह जाता है। पानी के एक अंश में 70 घाट, 80 घाट। नीतीश जी सामने नहीं आते, सुशील मोदी सामने नहीं आते। निर्मला सीतारमण जी कहते कि 1,20,000 करोड़ का पैकेज दिया है, 1 रुपया किसी के जेब में नहीं आता है। आज आप एक भी ब्याज माफ़ नहीं करते, आपके ईएमआईज लगातार चल रहे हैं, लोगों को बैंकों की पेमेंट देनी पड़ रही है। तमाम बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आज आपने टेलीफोन के टैरिफ बढ़ा दिए जो पहले बिल्कुल कम थे, और वो भी उस दौर में जब कोरोना का दौर प्रवेश करता है हमारे जीवन में। भाइयों और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन गवर्नमेंट की इन्हीं पॉलिसीज़ का पर्दाफाश करने के लिए आपने कोरोना काल में 2-2 लाख रुपए अस्पताल के चार्ज बनाए, बेड्स बनवाए, जबकि कोरोना की कोई दवाई ही नहीं बनी। अब जब कोरोना की कोई दवाई बनी ही नहीं तो आप 1.5 लाख रुपए पर डे का दिल्ली के अस्पतालों में, मुंबई के अस्पतालों में, मद्रास, बंगलोर के, कलकत्ता के अस्पतालों में किस बात का चार्ज ले रहे हैं? आप पब्लिक को बताइए तो सही, आप दवाई देते कौन सी हैं? मैं बागी हूँ, बागी, राजनीतिक संगठन से संबंध नहीं रखता, मुझे बागी श्रद्धानंद के नाम से जाना जाता है। और बागी के केवल प्रश्न नहीं होंगे, बागी के उत्तर भी होंगे। मेरे मन से आपके जो सामित पात्रा जी वो भाग जाते हैं, निर्मला जी अपने कमरे से नहीं आती हैं बाहर। 5 क्वेश्चन है, आंसर मेरे पास है, आपको अगर उत्तर चाहिए बुलाइए मुझे, मैं उत्तर देता हूँ।
अर्थव्यवस्था को सुधारने का जवाब भी दूंगा। आप कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। भाई और बहनों, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं और जो फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूं इस वक्त वो वीवो का फ़ोन है। अब एक बात बताइए, वीवो है, वीवो V19। अब मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं मेक इन इंडिया, आप ज़मीन देते हैं वीवो का और ओप्पो को, और वो हमारे लोकल लोगों को, स्थानीय को छोटे मोटे नौकरी दे देते हैं और फिर बेचते हैं 25,000 50,000 में, और यही पैसा लेके चाइना चले जाते हैं। तो ये मेक इन इंडिया कैसे हुआ? मेक इन इंडिया तो तब होता जब आप यहाँ पे यहीं के कंपनी से प्रोडक्शन करवाते और यहाँ से मोबाइल बाहर बेचते और वहाँ का राजस्व हमारे देश में आता, हमारे खजाने में 2 रुपए जुड़ते, तब हम कहते कि मेक इन इंडिया। आपकी एक भी पॉलिसी कामयाब नहीं है। लेकिन सर आज आप जामा मस्जिद पे क्यों आए हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा गजेंद्र जी, देखिए आज की जो मेरी यात्रा थी वो जंतर मंतर की थी। बाकायदा मेरे पास एप्लीकेशन भी है, उसकी स्वीकृति भी है, लेकिन मुझे कल से लगातार स्पेशल ब्रांच CID से लगातार कॉल है। मैं नाम बता दूंगा। बहादुर सिंह जी का फ़ोन आया, सुरेश जी का फ़ोन आया कि देखिए सर, आप कोई पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन हम इसकी इजाज़त आपको नहीं देते। तो मैंने कहा लिख के दे दीजिए कि आप मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लिख के वो देते नहीं। आज सुबह CID ब्रांच का कॉल आया कि सर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, अगर आप यहाँ पे कुछ करेंगे हमें तलब किया जाएगा। इस संदेश के माध्यम से गजेंद्र जी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब गवर्नमेंट अधिकारी इतने प्रेशर में, एक CID के बड़े अधिकारी प्रेशर में, एक DCP प्रेशर में, तो आप सोच लीजिए देश की जनता का क्या प्रेशर होगा। आज बहन सुनीता यादव, जिनका मैं कैंपेन कर रहा हूं, जो कि कांस्टेबल है गुजरात में, और गुजरात में किसकी सरकार है? BJP की सरकार है। और उन्होंने प्रकाश कनानी, जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय जिन पे है, उनके बेटे को कोरोना में नियम तोड़ते हुए पाया गया तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उन पर इंक्वायरी बैठा दी जाती है और फिर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है एक पुलिस वाले को। भाई और बहनों, अगर पद पे बैठा हुआ अधिकारी का क्या हाल है, तो सड़क पे चलने वाला मेरे जैसा, आपके जैसा आदमी का क्या हाल हो सकता है? गजेंद्र जी, आप एक पत्रकार है, बेहतर समझ सकते हैं। सर, आपने कई मुद्दों पर मोदी सरकार की नाकामियां गिनाई, लेकिन वो अब जो लॉकडाउन जब से लगा है तब से एक वर्ड निकल कर आया आत्मनिर्भर भारत का। जी। और जिस तरह से आप जियो फोन का एग्जांपल दे रहे थे, जी, वो तो आत्मनिर्भरता की तरफ जो है सरकार शुरू कर रही है काम। जी जी जी, बहुत बेहतर। मैं साथी पत्रकार के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आत्मनिर्भरता तो तब होगी जब आत्मा बचेगी। आपने हमारी आत्मा ही निकाल ली। आपने नोटबंदी किया, लोग हाशिए पे आ गए। आपने GST किया, लोग बर्बाद करके, व्यापारी बर्बाद हैं। आज बांग्लादेश की इकॉनमी हमसे बेहतर है। वो बांग्लादेश जिसको जन्म इस महान राष्ट्र ने दिया है, वो बांग्लादेश जिनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री नंबर 1 पे है, और हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी पूरी वो धरातल पे है। आज होंडा कंपनी अपना प्रोडक्शन बंद करती है, आज मारुति अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है। क्यों बंद कर रही है? अगर एटलस साइकिल का तो हाल ही मत पूछो, साइकिल तो अब केवल समाजवादी पार्टी के लिए बच गई है, क्योंकि वो बेचारे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। देश में जो भी मोदी गवर्नेंस के बारे में कुछ कहता है, उसकी जो एक ही जगह है वो है जेल। एक चौकीदार हमारे देश का, जिसने ये कहा कि मैं चाय बेचता था, बहुत अच्छा लगा जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे शौक नहीं है। मैं बागी का बेटा हूँ, बागी का पोता हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय गंगाधर पति स्वतंत्रता सेनानी बागी थे, शरीर के जिस्म में हर जगह चोट थी, और मैं भी बागी हूँ। मैं एक बात आपको आज पूछना चाहूँगा, चाय वाला चाय बेचा करता था, आज चाय वाला स्टेशन बेच रहा है, आज चाय वाला हवाई जहाज बेच रहा है, आज चाय वाला LIC बेच रहा है, ONGC बेच रहा है, BSNL बेच रहा है। और क्या बच गया? ये जो खुली हवा है ना, अब ये खुली हवा बिकेगी कि भाई रेबल, तुमने आज 2 किलो ऑक्सीजन लिया है, इसके पैसे दो। अब ये होगा हमारे मुल्क में। वक्त है, जागिए, वक्त है, एकजुट होइए। लेकिन मेरे 9 करोड़ साथी जो मेरे संगठन के हिस्सा बन चुके हैं और आने वाले सदस्य जो हर सेकंड में बढ़ रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है कि कृपया करके मोदी जी, योगी जी, किसी के भी परिवार को गालियां ना दें। परिवार सबका होता है, माताएं बहनें सबकी होती हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। सर, निजीकरण की तरफ आपने इशारा किया, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर निजीकरण होता है कंपनियों को, तो जो जनता को व्यवस्था है, जो सेवाएं हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने। इसका एक ताज़ा उदाहरण आपको दे देता हूँ। दिल्ली में ज़्यादातर लोगों के एक केस है कि हॉस्पिटल वाले हम पे बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं। आप ही जर्नलिस्ट, मीडिया में खबरें लाते हैं ना जी। 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, डेड बॉडी के ऊपर भी 5 लाख का बिल बना देते हैं। आज जब हम एक प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे, जब कल सब प्राइवेटाइज हो जाएगा, हमारी सुनेगा कौन? आप समझ रहे मैं किस खतरे की बात कर रहा हूँ?
आज सरकारी दफ्तर है तो हम कंप्लेन लिखा रहे हैं, कल आप पुलिस को भी प्राइवेट कर दीजिए। आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और आप इनकी नीति का अगर गुणगान करते हैं तो मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं मेरे भाइयों, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल वर्कर्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, और जो ये एमएलए एमपी हैं इनकी पेंशन चालू है। 5 साल एक एमएलए का राज होता है और वो जीवन भर पेंशन लेगा, और 40 साल एक पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी अपने जीवन को देता है और उसका पेंशन नहीं है। और यही एमएलए जब एक एमपी बन जाता है तो इसे 2-2 बार पेंशन मिलते हैं, 2-2 बार। तो इसका मतलब है 40 साल जो एक आदमी पैरामिलिट्री में अपना जान दे रहा है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, वो देशभक्त नहीं है। लेकिन ये जो खादी वाले लोग हैं 5 साल में ये देशभक्त हो जाते हैं। तय आपको करना है। सदानंद जी, जिस तरीके से गरीबों का एक सहारा यातायात का जिसे रेल कहा जाता है, 151 रूटों पर 109 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। देखिए वो दिन दूर नहीं, वो मम्मी है मेरे पास। अब रुको रुको रुको, कोई नहीं, एक और है, तारीफ हमें मिलती रहेगी, तारीफ हमें मिलती रहेगी। छोड़िए आप खोर, मेरी बात सुनिए, इधर गौर कीजिए, इधर गौर कीजिए, सुनिए। ये एक संदेश देना है, गालियां तो खूब मिलती है। 18 बार थाने में भी गया हूँ, 18 बार, 1 घंटे से ज़्यादा रुका नहीं हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा रोक नहीं पाए। गालियां और भी सुनेंगे, तैयार हैं, लेकिन मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। आपने बोला आत्मनिर्भरता के ऊपर एक बात, एक सवाल कोरोना के ऊपर पूछता हूँ। रेड लाइट में खड़ा हुआ एक भिखारी कोरोना में नहीं मरा, लाल बत्ती के सामने खड़ा हुआ एक भिखारी कोरोना में नहीं मरता, लेकिन बड़े बड़े लोग कोरोना में अस्पताल के अंदर मर रहे हैं। आप सोचिए, कोई घर में नहीं मर रहा, अस्पताल में क्यों मरता है? सवाल आपके सामने है, जवाब आप साथी पत्रकार हैं, आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा। मोदी समर्थक या बीजेपी समर्थक ये कहते हैं कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने करके दिखाया, बिल्कुल सही, बना दिया, धारा 370 हटा दी, इस तरह की जो है चीज़ों का हवाला देते हैं। आप इससे इत्तेफाक कितना रखते हैं? देखिए, इनसे तो इत्तेफाक बहुत आएगा, बहुत बेहतरीन वाला। जो काम 70 सालों में नहीं वो अब हुआ। जो ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए निकला था, जो ट्रेन बिहार से मुंबई से बिहार के लिए निकली थी, वो बंगाल पहुंच गई। ये 70 साल में पहले कभी नहीं हुआ। वो दिन दूर नहीं जब ये ट्रेन जापान पहुंच जाती। आप समझ रहे हैं ना, हमारे देश में पहली बार सरकारी तंत्र प्राइवेटाइज्ड हो रहा है। प्राइवेटाइज्ड क्या 70 साल में सरकारी विभाग प्राइवेटाइज्ड हुआ है क्या? हमारी रेल का रिकॉर्ड बता दूं, 2004 और 5 में लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे। रेलवे का प्रॉफिट 20,000 करोड़ था 2004 में, 20,000 करोड़। और मेरे भाई आज रेलवे, वो एक कहते हैं कि रेलवे घाटे में रेल में बेचा जा रहा है। तो शासन किसका अच्छा है? अच्छे दिन तब थे या अच्छे दिन अब है? फैसला आपको करना है। 20,000 करोड़ बुरे थे या ट्रेन बेचा जा रहा है ये अच्छा है? आज आप ट्रेन को प्राइवेट बेच दीजिएगा, प्राइवेट लोग चलाएंगे ट्रेन को। कल को अगर आपके साथ बदतमीजी हो जाए, 2 बार अगर बदतमीजी की रिपोर्ट हो जाए तो आप ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे। हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमारा हक। क्या आप हमारा हक को भी प्राइवेटाइज कर देंगे? ये जवाब है आपके लिए। हिंदू राष्ट्र का एक नैरेटिव चल रहा है देश में और उसमें लोग भी जो है काफ़ी खुश हैं। जी जी, देखिए पहले तो मुझे एक बात बता दीजिए, हमारे देश का नाम क्या है? अगर कोई जवाब दे पाए तो जवाब दे दे। मैं तो क्या जवाब है बताइए आप? भारत। हिंदुस्तान तो नहीं है ना? आप हिंदुस्तान की बातें क्यों कर रहे हैं हम? जवाब ये है, मैं भारत की बात करता हूँ, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। मैं किसी दल की बात नहीं करता, कांग्रेस बीजेपी जो काम नहीं करता उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। हेमा मालिनी के खिलाफ आवाज़ उठाई मथुरा में जाके, विनय जगताप कांग्रेस के एमएलए उसके ऊपर आवाज़ उठाई। जब बुराई हो ना, वो धर्म को नहीं देखता, वो सेकुलर होता है। कोरोना भी सेकुलर है, आप देख रहे हो ना, सबको मास्क पहना देता है, सबको मास्क पहना देता है। देखिए मेरे भाई, पढ़ा लिखा साथी युवा हूँ आपकी तरह, बहुत गलतियाँ कर सकता हूँ, आप ही से सीखूंगा, लेकिन मुद्दे नहीं छोड़ूंगा जो मेरे देश का मुद्दा है। जी भाई। एक सवाल जी सर, अभी जो जमातियों पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो दिया है डिसीजन कि इनके द्वारा नहीं फैला है, जबकि मीडिया जो है पूरा प्रोपेगेंडा फैलाई थी, उस पर आपका क्या कहना है? उसका एक छोटा सा जवाब दूंगा। दिल्ली में सबने बोला जमातियों ने फैला दिया। जमाती विदेश से इंडिया में आए कैसे थे? क्या हमारा सुरक्षा तंत्र सो रहा था? क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती थी? तब क्यों होती है जब कोरोना फैल गया? आप गुजरात में फरवरी में नमस्ते ट्रम्प करते हैं, 1 लाख विदेशी आते हैं। आज गुजरात में अहमदाबाद सबसे पहले रेड जोन में आता है। वहाँ कौन गया था जी? ट्रम्प के स्वागत में विभिन्न देशों के राज्यों के लोग आते हैं। तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? देखिए, बीमारी और बुराई की कोई ज़ात नहीं होती, आपको ये बात समझना होगा।
कोई हिंदू किसी मुसलमान को नहीं मारता, कोई मुसलमान किसी हिंदू को नहीं मारता, एक इंसान को मारता है। ये बात हमें समझना होगा। अब हम उसे, अब देखिए एक छोटी सी बात है ना, आप कपड़े की बात करते हैं, जब मैं कुर्ता पहनता हूँ अगर यहाँ 2 फीते लग जाए तो पठान सूट बन जाता है, अगर कॉलर हो जाए तो हिंदू कुर्ता बन जाता है। चॉइस आपका है। ये भगवा है बोलते हैं, भगवा तो शिवाजी महाराज ने लहराया था, भगवा था स्वराज, हिंदुत्व के ऊपर नहीं था भगवा। आप पढ़िए कभी भगवा का अर्थ क्या है, एक देश एक राष्ट्र एक, उसमें मुसलमान भी लड़े थे शिवाजी के साथ, तब आपने क्वेश्चन किया था क्या? देखिए देश के लिए हर आदमी शहीद हो रहा है। औरंगजेब नाम का एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सैनिक, उसकी हत्या हो जाती है, हत्या, तो वो मुसलमान था ना भाई, उसकी बात क्यों नहीं उठाते? एक ग्राम प्रधान को मार दिया जाता है कश्मीर में क्योंकि देश के लिए बात करता, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाते? सवाल उठाइए मुद्दों पे, जात बिरादरी को किनारे में रखिए। ये कपड़ा, पहले बकरा जो मुसलमान था, गाय हिंदू हो गई थी, अब कपड़ा भी धर्म जाति का प्रतीक बन रहा है। तय आपको करना है मेरे साथी दोस्त। जय हिंद जय भारत।